गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। एंड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था। कहाँ से डिस्कशन स्टार्ट किया था? देखो, मैंने सबसे पहले आपको बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था व्हेन अ करंट इज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर तो देन मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड अराउंड ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑस्टर्ड ने थ्रू एक्सपेरिमेंट इसको दिया था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो किस तरीके से नीडल कंपास जो होता है वो डिफ्लेक्शन दिखाता है, वो हम लोगों ने ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में देखा था। ठीक है, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या होती है वो भी हम लोगों ने देखा था स्नो रूल से, या एम्पियर स्विमिंग रूल हम लोगों ने यूज किया था फॉर द डायरेक्शन ऑफ निडल कंपास। निडल कंपास का नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा, उसके लिए हम लोगों ने स्नो रूल यूज किया था लास्ट डे। ठीक है, दोनों चीजें सबको क्लियर थी बेटा? यस और नो? ठीक, स्नो रूल्स या एम्पियर स्विमिंग रूल सबके समझ आ गया था। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखो। ठीक है, तो जो हमारा देखो व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, लंबा टॉपिक मतलब अभी आप लोगों के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलायबल वो नहीं रहेगा। जब आप हायर स्टडी में जाएंगे तो काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट में आप इतना समझ लें, जैसे चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसे चार्ज अगर मूविंग है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टी मान, मूविंग चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। इन शॉर्ट में अभी हम फिलहाल इसको इतना समझ सकते हैं। तो अब आज हम लोग देखो, हमने ये तो देख लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द करंट कैरिंग। कोई भी अगर वायर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्लियर हो गया? और उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी हम लोगों ने स्विमिंग रूल से कैलकुलेट कर ली थी। तो आज अब देखो कॉन्सेप्ट ये है, देखो हमने क्या कहा, ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। उसके लिए बेटा हम लोग एक नए लॉ को डिस्कस करते हैं, दैट लॉ इज कॉल्ड बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है, बायोट और सैवर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है, फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी यूज बायोट-सैवर्ट लॉ। हम किसका यूज करते हैं? बायोट-सैवर्ट लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, बायोट-सैवर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा सपोज हमारे पास ये एक XY है, करंट कैरिंग वायर है। ये XY एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें हमारे पास I करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर है और इसमें मान लो हमारे पास I करंट फ्लो कर रही है। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग? I करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। क्लियर हो गया? तो उन्होंने कहा हम इसका एक छोटा सा एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, एक लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं AB। दिस इज द लेंथ एलिमेंट, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, इस करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, इसको हम लेंथ एलिमेंट कह देंगे DL। हमेशा ध्यान देना बेटा, लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट जहां पर लेंथ एलिमेंट कहा जाएगा, ठीक है, इसको करंट एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट एलिमेंट भी कहते हैं। लेंथ एलिमेंट या करंट एलिमेंट एक ही चीज है। ठीक है, इसको हम लेंथ एलिमेंट भी कहते हैं, इसको हम करंट एलिमेंट भी कहते हैं। तो जब हम लेंथ एलिमेंट की बात करेंगे या करंट कैरिंग एलिमेंट की बात करेंगे तो इसको एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे। लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट जहां पर हम लेंथ एलिमेंट की बात करेंगे, जैसे एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फिर हमने जहां पर स्मॉल एरिया की बात की थी, एरिया वेक्टर का था, ऐसे लेंथ इज स्केलर क्वांटिटी। तो अगर हम लेंथ एलिमेंट की बात करेंगे या करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट एलिमेंट की बात करेंगे तो इसको ट्रीट करेंगे एज अ वेक्टर की तरह। तो उन्होंने कहा, बायोट-सैवर्ट ने कहा कि ये हमारे पास क्या है, सपोज एक वायर XY करंट कैरिंग वायर है, उसका एक हमने लेंथ एलिमेंट ले लिया और इस लेंथ एलिमेंट में करंट जा रही है, I करंट जा रही है। तो द डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वही इस करंट एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन होगी, वेक्टर की डायरेक्शन होगी। क्लियर हो गया? तो उन्होंने कहा ये हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, उस करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया DL, इसको हम कहेंगे लेंथ एलिमेंट। और इस DL से मान लो R डिस्टेंस पर हमारे पास कोई पॉइंट है P, कोई पॉइंट है P। क्लियर हो गया? इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा,
इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, किस पॉइंट पे, दिस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिए है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी स्मॉल होगा। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है, उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी की। मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है इसका, एक्सपेरिमेंटल स्टडी की। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने देखा, उन्होंने सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख दिया, जैसे आर डिस्टेंस को फिक्स रख दिया, और ये डायरेक्शन एंगल को भी फिक्स रख दिया, इसको थीटा मान लिया, इसको भी फिक्स रख दिया, एंगल फिक्स रख दिया, डायरेक्शन फिक्स रख दी। क्लियर हो गया। तो उन्होंने क्या किया, करंट को बढ़ाना स्टार्ट किया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे वो करंट को बढ़ाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, यानी कि डीबी, पहला कंक्लूजन उन्होंने निकाला, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर। यहाँ पर हम लेंथ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, लेंथ एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये जो डीबी था, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था हमारे पास, करंट कैरिंग वायर के, ये डायरेक्ट इसमें जितनी करंट फ्लो करी, फर्स्ट डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था आई के। क्लियर हो गया। अब उन्होंने क्या किया, सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दिया, आई को भी कांस्टेंट कर दिया, डिस्टेंस को भी फिक्स कर दिया, एंगल डायरेक्शन भी फिक्स कर दी। अब उन्होंने इस एल को, डीएल को बढ़ाना स्टार्ट किया, लेंथ एलिमेंट को बढ़ाया। तो ही ऑब्जर्व दैट जैसे जैसे वो लेंथ को बढ़ा रहे थे तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा क्या होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। समझ रहे हैं, यानी कि डीएल के भी क्या आ रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था। क्लियर हो गया। थर्ड उन्होंने इसके बाद क्या किया, थर्ड उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने आई को भी कांस्टेंट रख दिया, लेंथ एलिमेंट को भी कांस्टेंट कर दिया, आर डिस्टेंस को भी कांस्टेंट कर दिया। अब उन्होंने अलग अलग पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे यहां से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, फिर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, फिर अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला। आप समझ रहे हैं, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है तो एक बार उन्होंने इस वायर के एक्सिस पे जहां को करंट जा रही है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकाला, फिर उन्होंने उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकाला, डिस्टेंस आर सेम रखी हुई है। क्लियर हो गया, थीटा चेंज कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, हाँ बेटा कुछ कह रहे हो, फ्रीज हो गया था, एक बार डीबी से फिर से बता दो। बेटा कहां से, सभी का फ्रीज हो गया था क्या? नहीं सर, मैंने हॉटस्पॉट लिया ना, नेट स्लो चल रहा था। तो हमारे पास जो था, जो हमारा करंट कैरिंग वायर थी, ये जो करंट कैरिंग वायर थी, इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया था डीएल। उस डीएल एलिमेंट के लिए हमने ऑब्जर्व किया द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था करंट के, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के था। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एलिमेंट, जितना हम लेंथ बढ़ा रहे थे उतना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था। थर्ड, डीबी इज प्रोपोर्शनल टू, मैंने क्या कहा, अलग अलग पोजीशन पे लिया उन्होंने, एक्सेस टू द करंट फ्लोइंग लिया, फिर उन्होंने 90 डिग्री पे लिया, अलग अलग लोकेशन पे लिया, मीन थीटा को चेंज किया। अब हुआ क्या, ये हमारे पास मान लो करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो जब उन्होंने अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग मैग्नेटिक फील्ड निकाला तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आया, और जब यहां को निकाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकाला आर डिस्टेंस पर तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम आई। जब बिटवीन में कहीं निकाल रहे थे तो उसकी वैल्यू अलग अलग आ रही थी। ठीक है, अब देखो बेटा, जब एक्सेस पे निकाल रहे हैं यानी कि एक्सेस पे अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग निकाल रहे हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। जब 90 डिग्री पे निकाल रहे हैं तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया। अब थीटा इज इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा है और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है, साइन थीटा पे जब 0 होगा तो साइन 0 0 होता है कि नहीं होता है, और साइन 90 पे साइन 91 होता है कि नहीं, मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है साइन थीटा की, वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग के बिटवीन का और जो पोजीशन वेक्टर है ओ ए बीपी जो यहाँ पर दिख रहा है इस आर की डायरेक्शन के बिटवीन का। अगर हम देखें तो करंट फ्लोइंग की डायरेक्शन ये है और जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है वो ये है, इन दोनों के बिटवीन का जो एंगल है। क्लियर हो गया, इसके प्रोपोर्शनल था। अब लास्ट उन्होंने क्या किया, ये सब करने के बाद उन्होंने करंट को भी कांस्टेंट कर दिया, डीएल को भी कांस्टेंट कर दिया, थीटा को भी कांस्टेंट कर दिया। अब उन्होंने आर में चेंज किया, तो जब आर में चेंज किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डीबी मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, सेकंड फैक्टर ये हो गया,
थर्ड फैक्टर ये हो गया, फोर्थ फैक्टर ये हो गया। तो किस किस पर डिपेंड कर रहा है? करंट पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है, थीटा एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर, करंट की डायरेक्शन एंड पोजीशन वेक्टर की बिटवीन पर डिपेंड कर रहा है। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग एलिमेंट से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इन सारे को अगर हम कंबाइन करें, इन सब को हम कंबाइन कर दें, ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 4, इन सब को अगर हम कंबाइन कर दें तो आप देखोगे क्या हो जाएगा हमारे पास, dB इज प्रोपोर्शनल टू किसके, IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था। क्लियर हो गया? IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था। अब यहां पर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूं, यहाँ पे क्या कर दूं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूं, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूं तो इसको क्या लिखूंगा, बोलो, dB इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ, क्या लिखा जाएगा, dB इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये जो लॉ कहलाया, ये जो लॉ कहलाया, इस लॉ को कहलाया बायोट-सैवर्ट लॉ। इसको क्या कहा, बायोट-सैवर्ट लॉ का। इतना समझ में आ गया बेटा? पहले इतना हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद बायोट-सैवर्ट लॉ में जो के आ रहा है, इसकी प्रैक्टिकली वैल्यू कितनी ऑब्टेन होती है, उसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग बेटा इतना नोट करो, सारे बच्चे प्लीज नोट करो इतना। सबने नोट कर लिया बेटा इतना? सबने नोट कर लिया? ठीक है, ठीक है बेटा। सारे कलाकार हमें मिलेंगे, है ना? कोई फ्लैश लाइट पर पढ़ रहा है, कोई माउंटेन पर चढ़ के पढ़ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, आने वाली पीढ़ी तुम्हें याद रखेगी, समझ रहे कि नहीं? उनको मैं तुम्हारा एग्जाम्पल सेटअप करूंगा आज से 4 साल बाद। देखो उसने स्ट्रीट लाइट में पढ़ा था, है ना, अब्राहम लिंकन की तरह। गुड बेटा, वेरी गुड। चलो इधर ध्यान से समझो। अब हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द बायोट-सैवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर एक्स वाई, ठीक है, इसका एक एलिमेंट हमने लिया जिसको हमने क्या कहा, करंट एलिमेंट का। ठीक है, करंट एलिमेंट एज अ वेक्टर ट्रीट होगा और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग रहेगी। मैं लिखा नहीं रहा हूं कहीं पर, आप याद रखना, आगे जहां पे भी हमें इसकी डायरेक्शन लेनी होगी तो अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग लेंगे। और इसकी वैल्यू हो गई अकॉर्डिंग टू द बायोट-सैवर्ट लॉ, dB इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। अब ये तो हमारे पास हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर एक नई चीज आ रही है भाई, k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k। क्लियर हो गया? तो हम लिखेंगे, देखो जो k है यहां पर, एक्सपेरिमेंटली k की जो वैल्यू थी कितनी आती है, k इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को या तो टेस्ला में मेजर किया जाता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। तो k की जो वैल्यू आती है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k है, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टेस्ला, ठीक है, टेस्ला मीटर अपॉन, देखो k की वैल्यू हम लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, ये सॉरी टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, k की प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k को हम लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसकी वैल्यू आती है, सॉरी इसकी वैल्यू आती है 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो k इज इक्वल टू हमारे पास हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। तो इस वैल्यू को हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को अगर हम यहाँ पर लिखें, जैसे देखो आपको याद होगा कूलम्ब्स लॉ में हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे नहीं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, ऐसे यहाँ पर हम k को लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो k की वैल्यू अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखें तो dB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन कितना, r स्क्वायर, ये dB हो जाएगा। क्लियर हो गया? और वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। अब ये तो ठीक है, यहां पर एक नया कांस्टेंट आ गया हमारे पास म्यू नॉट। तो वेयर आपको ध्यान रखना है, वेयर म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी,
परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी, इसको क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, ठीक है। परमिएबिलिटी क्या होती है, अभी इस टॉपिक के बाद फिर हम पहले परमिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, ठीक है बेटा, इतना चले, इतना समझ में आ गया। कृतिका तुमने कहीं मेरी बात को सीरियसली तो नहीं ले लिया, तुम रोड में जाके पढ़ने लग गई लग रहा है, डिस्कनेक्ट हो गई थी। वैसे ही मेरे घर के सामने इतना ट्रैफिक होता है, वैसी रोटी लगती है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, ये भी तुम्हारे स्ट्रगल में आएगा, है ना, विपरीत परिस्थितियों में किया गया कार्य संघर्ष कहलाता है। तो जब भी संघर्ष की बात आएगी तो उसमें ये भी जोड़ लिखेंगे कि कृतिका रोड के किनारे डंपर की आवाज में पढ़ाई करती थी। वेरी गुड बेटा, चलो नोट करो बेटा। देखो बेटा, यहाँ पर एक नया वर्ड आया आपका, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। देखो इससे पहले आप लोगों ने परमिएबल वर्ड सुना है ना, परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमिएबल, सेमी परमिएबल, परमिएबल सुना है कि नहीं सुना है। परमिएबल का मतलब होता है जो अलाउ करता है, समझ रहे कि नहीं, परमिएबल का मतलब होता है जो अलाउ करता है। तो यहाँ पर व्हाट इज द परमिएबिलिटी, ध्यान से समझ लें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, लिखो तो परमिएबिलिटी, लिखो बेटा परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, नॉर्मल लिखना परमिएबिलिटी, ये तो फिर बाद में डिस्कस करेंगे, लिखो परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, लिखा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, it is the property of medium, it is the property of medium, it is the property of medium which is responsible for, it is the property of medium which is responsible for the strength of magnetic field, the strength of magnetic field, the strength of magnetic field in that particular medium, in that particular medium, strength of magnetic field in that particular medium, लिखा बेटा, in that particular medium, in case of free space, in case of free space, free space, it is denoted by mu naught, it is denoted by mu naught, it is denoted by mu naught, and its value is 4 pi into 10 to the power minus 7 Tesla meter upon ampere, Tesla meter upon ampere, ठीक है बेटा, लिख लिया, लाइन चेंज करके लिखना, इन केस ऑफ डिफरेंट मीडियम इट्स वैल्यू इज different, in case of different medium its value is different, its value is different, ठीक है, अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। और इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक जैसे आपका आयरन वाला जो आता है ना, सॉफ्ट आयरन जिनका यूज किया जाता है मैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। क्लियर हो गया, तो इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। अभी हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म इन मैटर आएगा, तो वहां पर ये फिर भी अलग अलग आएगा, ठीक है। और इसको देखो, इन केस ऑफ डिफरेंट मीडियम इट्स वैल्यू इज डिफरेंट एंड देन इट इज डिनोटेड बाय म्यू, उसको सिंपल म्यू लिखेंगे। म्यू का मतलब परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम दिया होगा। क्लियर हो गया, म्यू नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन केस ऑफ मीडियम इट इज डिनोटेड बाय म्यू, ठीक है बेटा। जैसे वहां हमने इलेक्ट्रिसिटी में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम पढ़ा था ना, ऐसे यहाँ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, इधर ध्यान से समझो, अगर हम परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम का रेशियो निकाल दें फ्री स्पेस के साथ, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम का रेशियो निकाल दें परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ,
तो इसको कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। लिखो, फिर लाइन चेंज करके लिखना, द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, the ratio of permeability of medium with permeability of free space, permeability of free space is called relative permeability, is called relative permeability, is called relative permeability, कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है बेटे, ठीक है। अब रिलेटिव का मतलब रेशियो, और रेशियो क्या होता है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस होता है। तो जैसे हम लोगों ने 11th में पढ़ा था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो ऐसे रिलेटिव परमिएबिलिटी का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, नो यूनिट नो डायमेंशन। रिलेटिव परमिएबिलिटी का नो यूनिट नो डायमेंशन, कोई भी यूनिट भी नहीं होगी और कोई डायमेंशंस भी नहीं होगा, इट इज अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहलाएगी। सबके समझ आ गया बेटा यहाँ तक? अब वैल्यूज जो है हर मीडियम के लिए अलग अलग हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका है ही मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होती है, पैरामैग्नेटिक, फेरो। मैग्नेटिज्म के बेसिस पे मटेरियल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ना, डाई, पैरा एंड फेरो, तो उसी के बेसिस पे इसकी वैल्यूज को वहां पर डिस्कस करेंगे। बेटा सारे बच्चे एक बार प्लीज बोलो, सबके समझ में आ गया इतना? वेरी गुड। ये हटा दूं, बोर्ड हटा दूं बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? उदिता, गुड। उदिता चौधरी, ठीक। अब यहां पर देखो बेटा, ध्यान से समझें, ये तो हमने निकाल लिया बायोट-सैवर्ट लॉ। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है, इसकी वेक्टर फॉर्म, ये भी काफी, बायोट-सैवर्ट लॉ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। वैसे हालांकि क्वेश्चन आप लोगों के पास जो आता है वो 1 मार्क्स में आता है, तो डायरेक्ट आपको वेक्टर फॉर्म लिख देनी चाहिए, बट कैसे निकालेंगे उस चीज को आप समझिए। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ, देखो बेटा, अगर हम स्केलर फॉर्म देखें, स्केलर का मतलब जहां पर हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखो, सारे बच्चे इधर सुनो बेटा, पेन वेन रख दो नीचे, आराम से सुनो। देखो जहां पर हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ कह रहे हैं, तो आपके पास पता है, आपको स्केलर फॉर्म है dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब हमेशा ध्यान रखना, जहां पे भी साइन थीटा आता है, अगर आपको 11th का याद नहीं हो तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। याद है नहीं? एन कैप लिखते थे एन कैप लिखते थे। जब हम मैग्नीट्यूड लिखते निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप 1 होता है, तो हम सिंपली लिखते थे a क्रॉस b, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा लिखते थे। याद आया? और ऐसे ही अगर कहीं पर a डॉट b होता था, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, तो उसको लिखा जाता था मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब हुआ कि कहीं पे भी, अब हमने क्या कहा भाई, यहाँ पर dl, आई dl को मैंने कहा लेंथ एलिमेंट, और मैंने कहा लेंथ एलिमेंट या करंट एलिमेंट जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यहाँ पर साइन थीटा भी आ रहा है। देखो यहाँ लेंथ एलिमेंट भी आ रहा है, वो वेक्टर क्वांटिटी है कह रहा हूँ, यहाँ साइन थीटा भी आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कैसे फॉर्म में लिखा जाएगा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में ही क्या आता है, साइन थीटा। देखो साइन थीटा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैसा प्रोडक्ट होगा, यहाँ वेक्टर प्रोडक्ट होगा। आप समझ रहे हैं? तो कैसे लिखेंगे, देखो इसी को मैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा पुअर होंगे तब भी समझ में आ जाएगा, बस फोकस रखो यहाँ पे। देखो आई करंट है, करंट को आप बाहर ले लो, क्लियर हो गया? तो ध्यान से समझिए, इधर मैं ब्रैकेट के अंदर क्या ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ dl ले रहा हूँ। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ dl लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ dl यानी कि dl हो गया, और साथ में लिख दे रहा हूं मैं मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो dl ही रहेगा, और साथ में साइन थीटा तो हमारे पास है ही है। बोलो इतना सबकी समझ में आ गया?
देखो बेटा, इतना समझ में आ गया था सबके? देखो हमारे पास dB इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हो गया सिंपल सा स्केलर फॉर्म हो गया हमारे पास किसी वेक्टर इसकी बायोट-सावर्ट लॉ की। अब मैंने आपसे क्या कहा कि भाई आई तो करंट है, करंट को आप बाहर ले लो। अगर मैं dl को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जैसे dl हमारे पास लिखा dl वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको नॉर्मल लिख देंगे, dl ऐसे लिखेंगे। और दूसरा यहां पर देखो आर कैप का मैग्नीट्यूड लिखा है, आर कैप का मैग्नीट्यूड लिखा है, आर कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, तो इसको 1 लिखेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। और साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि सर ने आर ही क्यों लिया है, क्योंकि बेटा यहाँ पर एक तो हमारे पास डीएल है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो आर ही बन रहा है, उसके अलावा कोई और वेक्टर, ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आई डीएल एक यूनिट है, आई डीएल एक यूनिट है, करंट एलिमेंट एक साथ है, तो उसके बाद क्वांटिटी क्या बचती है, आर ही तो बच रही है, पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। तो हम क्या, ये वाली लाइन सबके समझ में आ गया बेटा? दिस लाइन इज क्लियर टू एवरीवन, बोलो सौम्या रावल, ये लाइन समझ में आ गया सबके? यस यस सर। अब इसी को क्या लिखेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो ये हो गया। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, हमारे पास अगर ये लिखा हुआ है, देखो dl वेक्टर का मैग्नीट्यूड r कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा लिखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, dl वेक्टर क्रॉस r कैप, क्योंकि dl वेक्टर क्रॉस r कैप को क्या लिखोगे आप, a क्रॉस b को लिखते हो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा, तो dl वेक्टर क्रॉस r कैप को क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ dl मैग्नीट्यूड ऑफ r कैप sin थीटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, i तो बाहर से अपनी जगह वैसे ही है, तो इसको क्या लिखेंगे, dl वेक्टर क्रॉस r कैप। अरे मेरी बात समझ में आ गई सबके? मेरी बात समझ में आ गई सबके? सर ये आर कैप क्यों लिखा है हमने? यूनिट, वही तो मैंने समझाया बेटा, आर कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही तो आएगा आर कैप का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें वेक्टर नोटेशन में देना है ना। तो आर कैप है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को ये लिख दूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू 1 इंटू साइन थीटा, कोई फर्क थोड़ा नहीं पड़ा 1 से, पड़ा। और 1 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो इसमें 1 को मैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यूब लिख सकता हूँ नहीं? यस। कितना सबके समझ में आ गया भाई? अब इसी इक्वेशंस को अगर हम देखें, इसी इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई करें आगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो अब सिंपल सा हमारे पास हो गया, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो I तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ये dl वेक्टर हो गया क्रॉस r कैप को क्या लिख सकते हैं हम, r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, अरे लिख सकते हैं या नहीं, यूनिट वेक्टर r कैप इज इक्वल टू, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसको सिंपली हम r करके लिख सकते हैं। तो अब यही इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी बेटा, क्या बन जाएगा ये, देखो r कैप को हम लिख सकते हैं r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो इसी इक्वेशन को हम क्या बना सकते हैं, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस r वेक्टर अपॉन, ये r इस r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, r क्यूब। तो ये हमारे पास हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। अगर आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, आपसे कहा जाता है कि बायोट-सावर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म लिखो, तो आप इतना ही लिखोगे, केवल फाइनल आंसर लिखोगे। ये इंटरमीडिएट स्टेप तो मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं, ठीक है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, और उसको हमने यहाँ से ऐसे बनाया। आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा बेटा, फिर भी किसी को डाउट है प्लीज आप लोग पूछ लो, ठीक है बेटा। ये हमारे पास हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। अब आपको देखो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया। दूसरा हमारे पास हो गया मैग्नेटिक, पहला आपको देखो बेटा व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया। दूसरा स्विमिंग रूल से जो हमारे पास निडल कंपास है उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं स्नो रूल या स्विमिंग रूल से।
थर्ड देखो बेटा, हाउ वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग द करंट ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर। उसके लिए बायोट-सैवर्ट ने एक खूबसूरत सा लॉ दे दिया, उस लॉ को हमने कहा बायोट-सैवर्ट लॉ। क्लियर हो गया? परमिबिलिटी आप समझ चुके हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं, एंड देन आपके पास इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? डायरेक्शन ऑफ, लिखो हेडिंग डालो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लिखे बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम कुछ लॉस का यूज करते हैं। अगर मैं आप लोगों से एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं, आपको याद है, जिन बच्चों को याद है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम डायरेक्ट लॉ पे ही आएंगे। जिनको याद है तो थोड़ा सा मैं 11th के साथ इसको कनेक्ट करूं, 11th वेक्टर के साथ। अगर आपको याद होगा तो वहां हमने ए क्रॉस बी पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, ए क्रॉस बी पढ़ा था। तो ए क्रॉस बी को हम लिखते थे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप। ऐसा तो नहीं कि सर कल जो पढ़ा था वो तो याद नहीं है, आप एक साल पीछे की, वो भी 1.5 साल ऑनलाइन पढ़े हुए की बात कर रहे हो हैं? तो ए क्रॉस बी जहां पर हमारे पास होता था उसको हम क्या लिखते थे बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप लिखते थे। एन कैप उसकी डायरेक्शन को दिखाता था, नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। वेक्टर इज द पार्ट ऑफ, वेक्टर एनालिसिस इज द पार्ट ऑफ प्लेन मोशन, मोशन इन प्लेन की मैं पढ़ा होगा आपने 11th में। देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप। एन कैप शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? एन कैप का मतलब होता है नॉर्मल टू द प्लेन। क्लियर? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग दैट। अब भाई ये प्लेन है, इस प्लेन में ए भी है बी भी है, मान लो दो वेक्टर हैं ए और बी। ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी। क्लियर हो गया? ये ए वेक्टर को दिखा रहा है, ये बी वेक्टर को दिखा रहा है, दोनों के बिटवीन का एंगल दिखा रहा है थीटा। देखो ए और बी दोनों एक प्लेन में है, एक प्लेन है जो ए और बी दोनों को कंटेन कर रहा है। ये ए है, ये बी है हमारे पास। क्लियर हो गया? अब ए और बी प्लेन को कंटेन कर रहा है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल टू द प्लेन। अब नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब इस प्लेन का नॉर्मल बाहर को भी हो सकता है, इस प्लेन का नॉर्मल अंदर को भी हो सकता है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए अगर आपको याद होगा तो वहां हमने यूज किया था राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल, कुछ रूल्स पढ़े थे। तो अगर हमारे पास देखो राइट हैंड थंब रूल हम यूज करें तो हम क्या कहते थे? ए क्रॉस बी अगर हमें निकालना है, ए क्रॉस बी अगर हमें निकालना है तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हम क्या लेते थे? ए से बी की तरफ ऐसे आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। बी क्रॉस ए निकालना होता था तो हम क्या लेते थे? इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर हो गया? अब अगर इन्हीं पर इस चीज को अप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? देखो dl क्रॉस r वेक्टर, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो dl की डायरेक्शन है ये, dl की डायरेक्शन है ये, r की डायरेक्शन है ये, r की डायरेक्शन है ये। ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इन दोनों के परपेंडिकुलर। भाई ये dl की डायरेक्शन है, ये r की डायरेक्शन है। ये dl है, इस डायरेक्शन में dl है और इस डायरेक्शन में ये r है। तो dl क्रॉस r का मतलब ये हो गया। तो dl क्रॉस r का मतलब इसकी डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए? इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। dl क्रॉस r का मतलब हो गया इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। dl क्रॉस r की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर r क्रॉस dl होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। r क्रॉस dl होगा तो आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, dl क्रॉस r होगा तो इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से भी इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखो dl क्रॉस r इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, r क्रॉस dl आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर हो गया? इससे भी आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, हम डायरेक्ट कुछ रूल्स का यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर। तो जिसमें से पहला रूल हम यूज करते हैं, फर्स्ट रूल राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल।
पाम रूल, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल। कुछ नहीं कहते राइट हैंड पाम रूल। सबको दिख रहा है मेरा राइट हैंड, पाम भी दिख रहा है, यस और नो? सबको दिखाई दे रहा है? देखो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, ध्यान से समझे, इधर बहुत बेसिक रूल है। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, इस चीज को आप समझ लो। तो राइट हैंड पाम रूल कहते हैं कि मान लो ये हमारे पास से कोई करंट कैरी हुआ है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, आपको कुछ नहीं करना है, अपनी राइट हैंड को लेके जाना है, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट रख देना है, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट रख देना है, और जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट, ये जो फिंगर्स हैं वो जहां को पॉइंट है, जैसे पी पॉइंट इधर है तो ये इधर की तरफ को चली जाएगी। क्लियर हो गया? अब क्या हो गया, इफ थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, इफ थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, थंब जो है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग को शो कर रहा है। palm of right hand, palm of sorry, thumbs of the direction of current flowing, fingers are pointed the direction of points, finger कहाँ की तरफ है, point की direction में, जिस direction में point है, then the direction of palm will show the direction of magnetic field। अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ पाम क्या है, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को होगा, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर पॉइंट इधर कहीं होता, ये पी पॉइंट की जगह हमारे पास क्यू पॉइंट होता, तो हम क्या करते, अपना हैंड लेते, थंब को कहाँ को रखते, अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, फिंगर्स को कहाँ रखते, पॉइंट की तरफ को, तो जो पाम की डायरेक्शन है वो किसको दिखाती, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती। लिखो लिखो, राइट हैंड पाम रूल, अकॉर्डिंग टू इट, according to it, according to it, according to it, if the thumb of right hand, thumb of right hand show the direction of current flowing, thumb of right hand show the direction of current flowing, thumb of right hand show the direction of current flowing, लिखा लिखा लिखा, the direction of fingers show the position of point या location of the point, the direction of fingers show the direction of point या position of point, ठीक है। then the palm of right hand will show the direction of magnetic field, palm of right hand will show the direction of magnetic field, direction of magnetic field। लिखा बेटा इतना? palm of right hand will show the direction of magnetic field, लिखा बेटा?